और अब रुख करेंगे उत्तराखंड प्राइम का। तपोवन में आई आपदा का आज 29वां दिन है। इस बीच 29 दिनों से तपोवन इंटेक टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं टनल में पानी और मलबा रिसने से रेस्क्यू का काम प्रभावित भी हो रहा है। टनल के अंदर 200 मीटर तक पहुंचने के बाद भी अब तक टनल में लापता 35 लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लेकिन पिछले 9 दिनों से इंटेक एडिट टनल से कुछ भी ना मिलने को लेकर इस सुरंग में फंसे लोगों के परिवार वालों में अब कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं एनटीपीसी के तपोवन परियोजना महाप्रबंधक आरपी अहरवाल का ये कहना है कि टनल में पानी के रिसाव और दलदल के कारण खतरा बना हुआ है, लेकिन विषम हालातों में भी टनल में बचाव का काम जारी है। साथ ही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्दी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। टनल में फंसे लोगों के परिवार वालों का यह कहना है कि कंपनी अपने बैराज स्थल के मलबे को हटाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। टनल में संसाधन बढ़ाने की बजाय कंपनी का ध्यान मेडिकल कैंप और नदी के प्रवाह को बदलने पर लगा है। वहीं अब तक के आंकड़ों के मुताबिक टनल से 14 शव रिकवर कर लिए गए हैं और अब भी 35 लोगों के टनल में फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक्सीडेंट हुआ है, हम 24 घंटे रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ मशीनें रख सकती हैं वहाँ पर हमने मशीनों को लगा दिया है। जितने एरिया में भी हमें संभावित क्षेत्र हैं जहाँ सब मिल सकते हैं वहाँ पूरे एरिया को हमने एक्सकेवेटर से और अपने लोडर से कॉम्बिंग किया है। हमें डिसिल्टिंग बेसिन से लगभग 8 सब प्राप्त हो चुके हैं और टनल के अंदर हम 200 मीटर गए हुए हैं, वहाँ पर भी हमें 1400 प्राप्त हुए हैं और ये हमारा अन्वेषण हमें लगातार चल रहा है। दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि चारों तरफ पानी है और पानी से हमें थोड़ा वहाँ पे एक असुरक्षा का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि जब हम टनल के अंदर नीचे जा रहे हैं और डिसिल्टिंग बेसिन में पानी ऊपर है तो ये अंदेशा हो रहा है कि कहीं किसी टनल में कहीं फोर्स से कोई पानी इनग्रेस ना कर जाए, जिससे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्षति हो। इसलिए हम थोड़ा कॉशस चल रहे हैं और हमें हमारा विश्वास है कि शीघ्र हम और भी सब प्राप्त कर पाएंगे जो संभावित क्षेत्र हैं वहाँ से। तो 9 दिनों से कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इससे पहले 14 शव बरामद किए गए थे, 35 लोग अभी फंसे हुए आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि यही कहा जा रहा है कि इतने दिन हो गए हैं और उन लोगों का कोई अता पता नहीं लगा है। ये कहा भी नहीं जा सकता कि वो जिंदा है भी या नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। टनल के अंदर 200 मीटर की गहराई तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो चली गई है, लेकिन पानी का जो रिसाव है उसके चलते बार बार इस रेस्क्यू को रोकना पड़ रहा है और ऐसे में हर प्रिकॉशन के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन परिवार वालों के सब्र का बांध टूट जा रहा है। जोशीमठ में आई आपदा के बाद टूट चुके पुल को बीआरओ की कड़ी मेहनत के बाद एक बार फिर से बनाया गया है। वहीं पुल तैयार होने के बाद भारत चीन सीमा पर आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं आपदा के 29 दिनों बाद आज वाहनों से लोग जोशीमठ पहुंचे। इस बीच नीति घाटी के ग्रामीण बीआरओ और सेना को पुल बनाने का श्रेय दिया जा रहा है। 200 फीट लंबा और 12 फीट 11 इंच चौड़ा ये रैणी वैली ब्रिज है। तय सीमा से 15 दिन से पहले इसे बना लिया गया। वहीं सीमा सड़क संगठन और सेना की बंगाल इंजीनियर ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए पुल को समय से पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आने में हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप कि यहाँ पर जो बैक स्पेस होता है लॉन्चिंग के लिए, इस टाइप के ब्रिज होते हैं, उसमें बैक स्पेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ दोनों साइड में बैक स्पेस नहीं था। इसलिए हमने साइड के ऊपर इनोवेटिव तरीके अपना के काउंटर वेट रख के इस ब्रिज को लॉन्च किया है। ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में 8 दिन के टाइम में बना है। आपदा 7 फरवरी को आई थी। उसके बाद में यहाँ पर मलबा 30 से 40 मीटर हाइट तक का मलबा जमा हो रखा था। हम 8 तारीख को सुबह जब यहाँ आए तो यहाँ पता ही नहीं लग रहा था कि ब्रिज कहाँ बनाया जाए, ऑल्टरनेटिव रूट कहाँ बनाया जाए। उसके बाद में हमने 2 दिन में मलबा साफ किया और उसके बाद में ये साइट सिलेक्शन किया और आज आप देख रहे हैं कि हमने दिन रात मेहनत करके इस ब्रिज को यातायात के लिए खोला है। इसमें हमारी प्रोजेक्ट शिवालिक और 21 BITF की टीम बहुत बहुत शाबाश एंड के भागीदारी हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, रिलेंटलेसली काम किया है। नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लेन चौड़ी करने की मांग को लेकर बीते 91 दिनों से आंदोलन जारी है। वहीं इस आंदोलन के बीच चल रही भूख हड़ताल को 55 दिन हो चले हैं। इस बीच आंदोलनकारी सुनील कुमार की तबीयत बिगड़ने पर सुनील कुमार को अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर सुनील कुमार की जगह पर राम सिंह रावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि राजेंद्र कठैत, मोहन दानू, कृष्णा मिंदौली भूख हड़ताल पर डटे हैं। प्रधान संघ के अध्यक्ष लखपत सिंह रावत
और व्यापार सभा के अध्यक्ष चरण सिंह ने कहा कि सरकार के इशारे पर महिलाओं पर लाठीचार्ज किए जाने के बाद भी आंदोलनकारियों और इलाके के लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें। साथ ही ये दावा किया, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इन लोगों का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। भर सुबह से शाम तक नेता लोग भी परेशान कर रहे हैं, फिर नेता लोग भी आ ही रहे हैं पूछने, फिर ये मीडिया वाले भी आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं। जब मजिस्ट्रेट जांच है इसमें तो वही जांच कर सकते हैं। हमें मेरे बच्चों की भी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, खाने पीने का डिस्टर्ब हो रहा है, सफाई का डिस्टर्ब हो रहा है, फिर मैं आराम भी नहीं कर पा रही हूँ। इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत नहीं करने में मेरे सर दर्द हो रहा है, रात को सो भी नहीं पा रही हूँ मैं। कोई डिस्टर्ब ना करे, मार खानी थी खा दी, डंडे पड़ने थे पड़ गए, इज्जत खराब होनी थी या सही होनी थी हो ही गई। जो भी हुआ मैं सहन कर लूंगी, पर बार बार मुझे परेशान मत करो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है उनके सामने बोलने में कि बार बार मैं एक ही बार 1000 आदमियों के पास बोलते आ रही हूँ। आज 5वां दिन चल रहा, 5 दिन से एक ही बार मैं कम से कम दिन के 100 आदमियों के पास बोलते बोलते थक गई हूँ। तो हम अभी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अभी एक शांत फैमिली से हम लोग हैं, हम हाई फाई वाले तो है नहीं जो हम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम एक शांत फैमिली से है और शांति रहना चाहते हैं। हाँ, घर में भी ना आए, मुझे फोन भी मत करो। जिसने सही जांच करनी है तो मजिस्ट्रेट कर रहा तो वही करे। बीजेपी के विधानसभा प्रभारी वरुण अग्रवाल पहली बार सितारगंज पहुंचे। यहां पर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, वहीं शहर के रामलीला कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पहुंचे वरुण अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याण योजना का फायदा लोगों को मिला है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर उन कल्याण योजनाओं की जानकारी देने और जनता को इन योजनाओं का फायदा दिलाने की बात कही। प्रभारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाएं और कार्यकर्ताओं को इस बार पिछली बार से ज्यादा मेहनत करने के लिए भी कहा है। चुनावी विजय का रास्ता भी हम संगठन की मजबूती होने के माध्यम से देखते हैं, इसीलिए संगठन का निरंतर ऑडिट होता रहता है, संगठन की निरंतर बैठकें होती रहती हैं और इन संगठन की बैठकों का चूँकि चुनावी वर्ष भी आ गया और कहीं ना कहीं उद्देश्य ये भी है कि जब हम 2022 के चुनावी समर में उतरें तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी और इस हेतु हम जनता के बीच अपने मुद्दे, अपनी सफलताएं, अपने मिशन को लेकर जाएंगे। चूँकि जनता के बीच जाने से पहले कार्यकर्ताओं का मन भी हमें तैयार करना है। आज उस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई है और मैं प्रभारी होने के नाते तन मन से जितना भी इस कार्य को हो सकेगा सितारगंज विधानसभा में इस मंडल में आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। रुड़की मंगलौर में बीजेपी नेता जमीर हसन अंसारी ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस बीच उन्होंने कहा कि मंगलौर कस्बे में पिछले साल से स्लॉटर हाउस को रुकवाने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित क्षेत्रीय विधायकों को काफी योगदान रहा है। उन्होंने बताया 2016 से उन्होंने और उनके साथ कुछ गैर राजनीतिक दलों के लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ने का काम किया है, जिसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद अब जाकर मंगलौर में बनने वाले स्लॉटर हाउस का निर्माण उत्तराखंड सरकार ने रोक दिया है। उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी के आलाकमान सहित पत्रकारों का भी आभार जाहिर किया। साथ ही कहा कि मीडिया ने भी निष्पक्ष रूप से उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, तभी जाकर उन्हें इस लड़ाई में विजय प्राप्त हुई है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने दिनेशपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस बीच उन्होंने कोरोना को ध्यान में रखते हुए थाने परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की बात कही। निरीक्षण के दौरान दिलीप सिंह कुंवर ने थाने का मालखाना, बैरंग, अस्त्र शस्त्र के अलावा कई चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस बीच दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान पुलिस ने चलाया हुआ है और वक्त वक्त पर जिले में नशा करने वालों को और उनके अभिभावकों के साथ बैठकर काउंसलिंग की जा रही है। थाने लेवल पर और उसमें उनका वीकली हम 2 दिन उनको हम फिजिकली वेरीफाई करते हैं और काउंसलिंग भी करी जा रही है। उनको मेडिकल एड के समझ में कैसे हम उसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके माध्यम से भी ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पेरेंट्स को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले 15 तारीख को हमने एक बृहद स्तर पर जनपद में जितने भी इस तरह के ड्रग यूजर्स हैं उनको बुला करके उनका एक काउंसलिंग करी गई थी, जिसमें कि थाने से बाहर
हट करके किसी सार्वजनिक जगह पर, जहाँ पर आपके डॉक्टर्स भी आए थे, समाज सेवक भी आए हुए थे, और एक कलेक्टिवली हमने इसको काउंसलिंग करने के बाद उनको समझाने बुझाने का काम किया है। पौड़ी में टेंडर के जरिए अंग्रेजी शराब की दुकानों का आवंटन किया गया है। इस बीच आबकारी विभाग ने पौड़ी जिले की 42 शराब की दुकानों का आवंटन किया है। वहीं विभाग ने बताया कि पौड़ी में शराब की सभी दुकानों को खरीद लिया गया है और अप्रैल महीने में सभी दुकानों के नए मालिक विधिवत रूप से दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन किया गया और जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में पारदर्शिता से दुकानों को आवंटित किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी राजेंद्र लाल ने बताया कि पौड़ी जिले में 42 दुकानें हैं जिनका 112 करोड़ 58,86,000 का अधिभार है और पौड़ी की सभी दुकानों का आवंटन ऑनलाइन रखा गया है। सभी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। अप्रैल से इन सभी दुकानों के नए मालिक अपनी अपनी दुकानों का संचालन शुरू कर देंगे। इसमें जो आज हमारी दुकानों का आवंटन हुआ है, इसमें 112 करोड़ 98,86,000 का राजस्व हमको मिल गया है। ये नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू हो गए। ज़िले में तो उम्मीद है कि सारी शुरू हो जाएंगी, 42 दुकानें शुरू हो जाएंगी। पौड़ी गढ़वाल में रहने वाली एक लड़की रुचि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कोई फायदा नहीं मिल रहा। वहीं रुचि का ये कहना है कि वो एक गरीब परिवार की रहने वाली है। एथलीट के तौर पर कई मेडल्स भी उसने जीते। वहीं रुचि का ये भी कहना है कि उनका किसी गंभीर बीमारी का 6 सालों से इलाज चल रहा है। इलाज में हर महीने 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। आर्थिक हालात खराब होने के चलते इलाज काफी महंगा पड़ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो उनकी सरकार रुचि का इलाज कराएगी। तो 6 सालों से रुचि का इलाज चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत रुचि को अब तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि उनका कई सालों से गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। कई मेडल्स उन्होंने जीते, लेकिन अब हालात काफी खराब हो गए हैं। हर महीने 5,000 का खर्च आता है और हालात और बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार उत्तराखंड में बनती है तो रुचि का इलाज कराया जाएगा। दर दर भटकने के लिए रुचि मजबूर है। जहां बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचाने का दावा किया जाता है। वहीं दूसरी ओर किस तरह से दावे खोखले नजर आते हैं जब एक लड़की जो कि कई मेडल्स जीत चुकी है, एक एथलीट है और एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, उसकी मदद करने के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया है। 6 साल से लड़की का इलाज चल रहा है, गंभीर बीमारी है उसको। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी जल निगम को बंद करने की तैयारी की जा रही है। जल निगम को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी का मर्जर होगा। जल निगम के कर्मचारी दूसरे विभागों में एडजस्ट किए जाएंगे। पंचायती राज और स्थानीय निकाय में समायोजन होगा। वेतन और पेंशन संकट को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा जल निगम के कर्मचारी हैं। यूपी का सबसे पुराना कॉरपोरेशन है जल निगम। जल निगम के प्रबंध निदेशक ने औपचारिक पत्र भेजा है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय में समायोजन होगा। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा जल निगम के कर्मचारी हैं। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।